न्यूज में देखते हैं मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसका स्टडी करते हैं तो उसका पेरेंटिंग का बहुत बड़ा उसमें इम्पैक्ट जा रहा है। हो सकता है कि आपका बच्चा अत्यधिक डिप्रेशन में है और लगातार वो एक अकेलापन, एक एकाकीपन उसके अंदर है और वो नया साथी ढूंढ रहा है जो कि एक वर्चुअल है। तो शब्द का इंस्टॉलेशन होता ही नहीं, बाबा पापा मामा बोल के वो चुप हो जाता है। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ना टॉयलेट बाथरूम बता पाता है क्योंकि हम उसको डायपर पे पाल रहे हैं। अधिकतर आप देखेंगे हमारे समाज की महिलाएं कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को इतना नजरअंदाज करती है या घर के पुरुष ही हैं, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, तुम्ही कोई बीमारी हुई है, हमको तो इतना इतना हो जाता है। नमस्कार, नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं मत अभिमत के विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म में, जिसमें हम आध्यात्मिक बातें भी करते हैं और समाज से जुड़ी हुई जो चिंतनीय विषय है उसका निवारण कैसे हो उस पर भी बात करते हैं। पिछले कई एपिसोडों में आपने देखा कि मनोदैहिक साइकोसोमेटिक जो रोग है उसका इलाज, उसका कारण, उसका निवारण, इस पर हम लोगों ने चर्चाएं की। आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे बीच में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आकृति पांडे, जो सृजन मेंटल वेलनेस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर गोरखपुर में भी इनका चलता है और मोतिहारी में भी चलता है। रेड क्रॉस के अंतर्गत भी इन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में काम किया है और ये साइकोलॉजिस्ट हैं और पूरे शहर में भी कई जगहों पर, यहाँ भी गोरखपुर में भी, अन्य शहरों में भी इन्होंने सामाजिक जो इम्पोर्टेंट विषय है उस पर चर्चाएं की हैं। मोतिहारी में हम लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रेड क्रॉस पे रोटरी के माध्यम से कई जगह हम लोगों ने वहाँ पे आत्महत्या, उसके कारण क्यों हो रहा है, क्या क्या परेशानी है बच्चों को, लोगों को, उसके बारे में बातें की। इन्होंने बड़ा अच्छा उसमें लोगों को मोटिवेट किया, कॉलेजों में जाके हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया। तो आज आपका स्वागत है आकृति पांडे जी। और मैं चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी कहते हैं कि लोगों को मालूम नहीं है, तो मैं मुख्य रूप से, चूंकि आपके साथ मैंने देखा है, आपको ट्रीटमेंट करते हुए कुछ समझा है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो पेरेंटिंग की बात हो रही है, पेरेंटिंग में आज गार्जियन सबसे ज़्यादा परेशान है और विशेषकर जिनके बच्चे टीन एज में हैं वो गार्जियन तो बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसमें सबसे बड़ा परेशानी का सबब लिए हुए एक और हमारे साथ अभी आ गया है डिजिटल इंफॉर्मेशन, और उसके दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। तो ये जो क्रांति आई है ये हमारे पेरेंटिंग को कितना प्रभावित कर रही है, बच्चों का क्या इस पर असर हो रहा है और कैसे हम माता पिता को सुझाव दें कि कैसे उनको उस चीज से हम निकालें। जी, मैं पेरेंटिंग के ऊपर, जैसा आपने कहा कि जो एक डिजिटल दुनिया चल रही है, एक वर्चुअल दुनिया चल रही है, कभी भी कोई एक आविष्कार होता है या कोई नई चीज समाज के लिए जो फायदेमंद अगर हमें मुहैया कराई जाती है तो उसके फायदों के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी आते हैं। तो अभी अगर देखा जाए, जो बहुत तरह की बीमारियां जो आई हुई हैं, बहुत तरह की चीजें हमारे समाज में हम लोग डेली न्यूज में देखते हैं, मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसका स्टडी करते हैं तो उसका पेरेंटिंग का बहुत बड़ा उसमें इम्पैक्ट जा रहा है। आपके ही हम लोगों ने एपिसोड से, एक सेकेंड एपिसोड में आपने अडोलेसेंस के ऊपर बात किया, एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज आई, अडोलेसेंस के ऊपर भी पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल दिखाया। उसमें क्लियर दिखा रहा है कि जो अभी जो बच्चे हैं, जो ये जेन जी जो बच्चे आ रहे हैं, जनरेशन जी कहते हैं इनको, तो ये बच्चे जो होते हैं ना, ये बहुत टेक सेवी हैं, इनको बहुत डिजिटली एक्सपोज्ड है, इनके रिसोर्सेज बहुत एक्सपोज्ड हैं। और जो ये जो इनके पहले की जो जनरेशन थी, क्योंकि ये इनके सामने चीजें बदल रही थी, तो इनके पेरेंट्स को भी ये लगता है कि जो चीजें हमें नहीं मिली, हम अपने बचपने से ज्यादा अच्छा और बेटर बचपना अपने बच्चों को देंगे। तो करने के बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले वो उनको दे देते हैं आजादी। आजादी, आपने रिसोर्सेज दे दी, आपने आजादी दे दी, सारी चीजें दे दी, तो उसके बाद आपको ये पता ही नहीं है कि आपका बच्चा आपसे कितनी तेजी से दूरी पर जा रहा है। आप रिसोर्सेज दे रहे हैं तो पहले आपको उसकी चीजों को खुद समझना चाहिए।
बच्चों के हाथ में अगर आपने उनको एरोप्लेन उड़ाने के लिए दे दिया और उनको ब्रेक लगाना नहीं बताया तो ऑब्वियसली वो क्रैश कर जाएगा। तो एडोलेसेंस वेब सीरीज के अंदर भी यही चीजें बताई गई कि 13 साल के बच्चे को कंप्यूटर दे दिया गया, सारे उसको रिसोर्सेज दे दिए गए, वाईफाई दे दिया गया जिसकी उसको खास जरूरत नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे की दिनचर्या ऐसी बदलती गई और एक समय के बाद वो इतना आक्रामक है और घर के अंदर भी उसकी कहीं पर भी कोई बातचीत पेरेंट्स के बीच में नहीं है। तो एक समय के बाद उस बच्चे का क्या हुआ है कि वो अपनी ही क्लास की बच्ची का उसने मर्डर कर दिया है। आक्रामकता इतनी ज्यादा है और बच्चे जब कम एज में बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज के ऊपर जा रहे हैं तो उनके अंदर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी बहुत हायर लेवल पे है। वो कब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो उसको जिसने एज में उनको जरूरत नहीं है उस लेवल का एक्सपोजर ले ले रहे हैं और पेरेंट्स को इसकी जानकारी ही नहीं है। इसी के ऊपर वो पूरी मूवी बनी थी और इस आपके वेब सीरीज आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी मुझे उस वेब सीरीज के भी बारे में सुनना पड़ा। उसके बाद मैंने उसको देखा और समझा कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो पेरेंटिंग इस तरह से उसमें उसको हम लोगों ने भी उस फिल्म को जो देखा है उसका तो बहुत अच्छा रेटिंग है। मेरा ये कहना, आपने बताया कि गार्जियन उसको आजादी दे रहे हैं, गार्जियन को तो मालूम नहीं है। उसी फिल्म में दिखाया गया है कि जो पुलिस अफसर उस मामला का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके जिस बच्चे को पकड़ के लाया गया 13 साल का बच्चा था और संजोग से इसका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। तो वो आके अपने गार्जियन को बताता है कि किस टेक्स्ट का क्या मतलब। अब तो बहुत सा आज इमोजी और बहुत सा ये बनता है जिसके हम लोग जानते भी नहीं कि शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें उन बच्चों ने ये बनाया है, उसका मर्डर इसीलिए किया कि आजकल बच्चे जो मैसेज करते हैं, अब रात में 2 बजे 1 बजे 3 बजे रात में क्या बच्चे नेट इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। और वो बच्चे जो है ना वो उसमें आजकल तो बहुत खुले हुए विचार हैं, सेक्सुअली भी वो लोग आपस में ऐसा बात करते हैं। तो बच्चों ने उसमें बताया, उसके बेटा ने, जो पुलिस अफसर उसके बेटा ने बताया कि देखिए ये मैसेज है तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ विद सेक्स प्रेम करूंगा। अब ये तो पुलिस अफसर जो खुद उसका इन्वेस्टिगेशन करना है वो नहीं जानता था, तो एक गार्जियन क्या जानेगा। तो गार्जियन तो यहाँ मजबूर है, वो उन बच्चों को बेहतर सुविधा देने के लिए वो चाहता है कि हम जो कुछ नहीं कर पाए मेरी सपनों को मेरे बच्चे पूरा करें। तो गार्जियन तो यहाँ मजबूर है। लेकिन मैं यही पूछना चाहूंगा कि अब गार्जियन को इतनी समझ भी नहीं है तो इसको बेहतर बच्चे को कैसे पाले, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, कुछ सुझाव उसके बारे में। देखिए, गार्जियन मजबूर बाद में हो रहा है जब कोई घटना घट जा रही है। पहले तो वो पूरी तरीके से एक्सपोजर दे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि आप हवाई जहाज पे बैठा दिया आपने और आपने कोई भी चीज बताई नहीं। तो आपने पहले डिसिप्लिन नहीं दिया और डिसिप्लिन देने की जगह, लर्निंग्स देने की जगह आपने पहले ही उसको फ्रीडम दे दी। ये मेरे कहने का मतलब है। अब छोटा सा बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, वो बिना मोबाइल देखे वो घर के अंदर नहीं रह पाता है, बिना मोबाइल देखे वो खाना नहीं खा पा रहा है। इसका आउटकम क्या होगा? 9 साल 10 साल के बच्चे के पास, राजस्थान के अंदर हम लोगों ने अभी 2 महीना पहले हम लोगों ने एक केस देखा कि 10 साल की बच्ची के 7 इंस्टाग्राम अकाउंट्स थे। 7 इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर वो क्या कर रही है वो बच्ची। दुर्भाग्य से उस बच्ची का रेप भी हो गया। तो किस तरह की बातें हुई, किस तरह के, भी 10 साल के बच्चे का दिमाग इतना ज्यादा डेवलप है और मदर को पता ही नहीं है। तो पेरेंटिंग का जो मेरा जो कोर्स जो है, मैं आज क्यों इसके ऊपर बात हम लोग कर रहे हैं कि पेरेंटिंग में एक तो हम सजग नहीं है, लगातार हम घटनाओं को देख रहे हैं, उसके बावजूद हमारे अंदर सजगता नहीं है। हम अवेयर नहीं है कि हमारा बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है। हम काम क्या करें, सबसे पहले उसे मोबाइल छीन लो, लैपटॉप छीन लो। छीनो नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। ये जनरेशन जी है, ये इनसे आपको, अगर आपको उनके करीब जाना है तो आपको उनसे दोस्ती करनी होगी, आपको समय देना होगा। आपके पास समय नहीं है, ये पेरेंटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आपने डिसिप्लिन दिया नहीं, आपने उसको लर्निंग्स दी नहीं, आपने उसको सही गलत बताया नहीं और आप समय भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। आप बच्चे के लिए, आपके पास समय नहीं और आप बच्चे को पूरे रिसोर्सेज दे रहे तो वो क्या करेगा उसका। आप पहले उसको ये तो बताइए ना कि वो जिस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है, या लगातार बच्चे जिस तरीके के माहौल में हैं, लगातार ढल रहे हैं, लगातार स्कूल के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो आप उसको चीजों को सिखाइए, तो बताइए, तो समय दीजिए। आपका समय बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपका बच्चा अत्यधिक डिप्रेशन में है और लगातार वो एक अकेलापन, एक एकाकीपन उसके अंदर है और वो नया साथी ढूंढ रहा है जो कि एक वर्चुअल है। उसके घर के अंदर उसके कितने भाई बहन हैं, उसके कितने रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा घर पर कब आते हैं, उसको ये पता ही नहीं है। पेरेंटिंग यहाँ पे लैकिंग है।
एक्चुअली यही इसके ऊपर बात हाँ, जरूरी है। जरूरी है। टाइम का जो है, टाइम फैक्टर जो है, गार्जियन अगर अपना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देते हैं तो बहुत हद तक इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो टीन एज के बच्चों की समस्याएं हैं और इस पे काफी चर्चा हो रही है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा एक आम लोगों के लिए कि ऑटिज्म की जो बात होती है, कई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, उनको तो ये मालूम ही नहीं है। मैंने देखा है, आप ट्रीटमेंट करती थी रेड क्रॉस में भी, कई छोटे बच्चे, एक अफसर थे यहाँ, उनके बच्चे लगातार रोए जा रही है, लगातार रोए जा रही है। तो उसको किस कारण से ये ऑटिज्म, और ऑटिज्म क्या है, ये बच्चों में कैसे होता है? ऑटिज्म एक सोशली डिसइंटरैक्टेड डिसऑर्डर है। इसको अगर आम भाषा में समझेंगे तो समाज से कटाव। बताओ। ठीक है। अपने आप में ये बताता है कि वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। एक छोटा सा बच्चा होता है, 6 महीने तक उसको रंग नहीं दिखता है, उसको पता नहीं है कि वो क्या देख रहा है। वो अपनी माँ के हाथ में मोबाइल देख रहा है और माँ जो है लगातार वीडियो कॉल पे बिजी है, तो वो सोच रहा है ये क्या कर रही है। और छोटा बच्चा जो होता है ना, वो ऑब्जर्वेंट बहुत होता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है। अब उसने तो देखा कि माँ ऐसे की हुई है, अब 8 महीने का बच्चा, उसको तो रंग दिख रहा है। अब वो देख रहा है कि इतने बड़े से डब्बे के अंदर क्या देख रही है, बहुत रंग बिरंगा देख रही है, तो उस पर परेशान वो दम हाथ पैर मार रहा है। अब जो अगला व्यक्ति उसको माँ दिखाती, वो सोच रही है कि वो मेरे आवाज से खुश हो रहा है बच्चा, दादी नानी बुआ मौसी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। लेकिन वो छोटा सा जो रंग है, वो कितने मल्टीपल एक मिनट के अंदर इतने ज्यादा 25 इंफॉर्मेशन उस बच्चे के आईज के थ्रू दे रहे हैं। वहां से क्या होता है कि बच्चे की लर्निंग, अटेंशन और कंसंट्रेशन डैमेज हो जाता है। तो 8वें 9वें महीने के बाद जो बच्चों के अंदर जो शब्द का इंस्टॉलेशन, बच्चे एक मोबाइल फोन की तरह है, अगर हम सामान्य भाषा में समझें, मोबाइल फोन की तरह, जैसे हम फोन इंस्टॉल करते हैं, नया जब फोन लेते हैं उसको ऑन करते हैं तो उसके ऊपर बार ग्राफ पे लिख करके आता है, डू नॉट स्विच ऑफ योर फोन अंटिल योर फोन इज कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड। उसी तरीके से छोटा बच्चा होता है, 8-9 महीने का जब होता है, उसके अंदर शब्दों का इंस्टॉलेशन शुरू होता है और हम वहीं पे बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, तो शब्द का इंस्टॉलेशन होता ही नहीं, बाबा पापा मामा बोल के वो चुप हो जाता है। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो ना टॉयलेट बाथरूम बता पाता है क्योंकि हम उसको डायपर पे पाल रहे हैं, ना वो कोई चीज बता पाएगा खाने की चीज, ना उसकी डिमांड पता है। अब वो पूरे टाइम मोबाइल देख रहा है, आईज भी उसकी नीचे ही है। अब वो तरह तरह के उसके सिम्टम्स उसमें डेवलप हो जाते हैं, या तो पैर के पंजे पे ऐसे खड़े होकर के उंगलियों के सहारे चलने लगता है, कोई भी सामान उठाएगा एक साथ में वो ट्रेन बना के खेल रहा है, तो मम्मी पापा सोचते हैं तो ट्रेन बना के खेल रहा है, उनको ये पता ही नहीं कि उस बच्चे के अंदर ऑटिज्म डेवलप हो रहा है। या एक के ऊपर एक सामान रख करके वो खेल रहा है बच्चा, कहीं पर भी चढ़ जा रहा है, सोफे के बैक पे चढ़ जा रहा है, चल रहा है ऐसी जगह से कहीं से भी छलांग लगा रहा है, सड़क पे गाड़ी आ रही है हॉर्न बजा रहा है, बच्चा डर ही नहीं रहा है, जरूरत से ज्यादा चंचलता भी है, चंचलता, और उसको उसके अंदर खतरे का डर नहीं है, वो खतरे का डर नहीं, खतरे का डर नहीं है। गिर रहा है, चोट लग रही है, उसको चोट लग रही है, ब्लड निकल रहा है, बच्चा बता ही नहीं पा रहा है। सिर्फ कि जब लोग चिल्ला रहे हैं अरे क्या हुआ, तो उसकी आवाज से डर के चिल्ला देगा बच्चा, भले रो देगा लेकिन उसको चोट लगने पे वो नहीं रोएगा, उसको सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, सेंसिटिविटी का खत्म, बिल्कुल सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये एक स्थिति थी जब लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आते थे, उस दौरान होता था, वो अब इन बच्चों के अंदर डेवलप हो रहा है। तो जितना ज्यादा हम टेक्निकली वाइज हो रहे हैं, उतना ज्यादा हम समाज से कट रहे हैं, अपने परिवार से कट रहे हैं, सबसे कट रहे हैं। ह्यूमन लैंग्वेज बच्चों के पास है ही नहीं, बच्चे वर्चुअल लैंग्वेज की तरफ है। तो बच्चों के अंदर बोलने की क्षमता, बच्चा पहले कैसे बोलता था, दादी नानी पालती थी, उसको तेल लगाती थी, दादी बाबा पापा बोलती थी, मुंह से बोलती थी, तो बच्चा सीखता था। अब बच्चा सीखेगा किससे, मोबाइल में तो उसका बस ऐसे ऐसे मुंह चल रहा है, ना तो उसके मुंह में कोई आकार बन रही है, ना आकृति, ना किसी प्रकार की आवाज निकल रही है, तो किस तरह के किसको बच्चा फॉलो करे, शब्द गायब है, स्किल्स नहीं सीख रहा है, सेंसिटिविटी नहीं है। पहले बच्चों को तेल लगा के जमीन पे छोड़ दिया जाता था, बच्चा मिट्टी खेलता था, पानी खेलता था, कीचड़ से खेलता था, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती थी। आज के डेट में बच्चा बिना एसी के कमरे के बाहर निकल जाए तो उसके बॉडी पर रैश हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है गर्मी से। तो बच्चा इतना सेंसिटिव है, बच्चा सूर्य की रोशनी नहीं देख पा रहा है क्योंकि बच्चा तो 12 बजे दिन में सो के उठ रहा है, वो रात में सुबह 4 बजे सो रहा है। तो ये लाइफस्टाइल है, सही कहीं ना कहीं इसमें हमारी पेरेंटिंग इन्वॉल्व है ना। तो ये इस तरह से हमारी चीजें, और बच्चों को मोबाइल के कुछ देर तो शांति दे, कुछ देर तो शांति, हम अपना काम तो कर लें। माँ बाप अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल पकड़ा दे रहा है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है कि किसी प्रकार, अब तो माँ बाप ही नहीं, अब तो मैं दादी नानी बाबा नाना को भी देख रही हूँ कि घर से बाहर जाएंगे उतनी देर मोबाइल पे भजन नहीं सुनेंगे, शॉर्ट्स नहीं देखेंगे,
अरे दे दो यार इसको, कुछ देर शांति से रहे, हमको थोड़ा बैठने दे, हम थक जाएं। तो अब थकान हर पीढ़ी को हो गई है, तो वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो बच्चे के अंदर तो तमाम समस्याएं हो जाएंगी। तो वहां पे ये ऑटिज्म हो रहा है। अच्छा, ये जो जनरेशन, जो ओल्ड एज जनरेशन है, अब इसके बाद भी इसको ये अपनी इनकी एक अलग थ्योरी है, ये डिसऑर्डर में फॉलन होने के बाद 1.5 साल से 2 साल की उम्र के बच्चे को अगर ये आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इसकी ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी होगी। लेकिन ये 5 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र गुजार देते हैं और कहते हैं अरे बच्चा बोली अभी, कुछ बच्चा देर से बोलेला, तो ये देर से बोलेला के चक्कर में 8 साल हो जाता है और उसके बाद वो कंडीशन होती है कि क्लिनिक सेटअप में रिकवरी देने की जगह इन बच्चों को असाइलम में रिकवरी मिलने की संभावना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉसिबिलिटी शुरू होती है, जो कि एक तो आपने टाइम नहीं दिया और फिर दूसरा आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया टाइम से। तो ऑटिज्म बहुत भयावह बीमारी है, 2020 के बाद से तेजी से हर घर में है। और भारत में इसका क्या परसेंटेज, आपको क्या उसका अंदाजा है? 2020 में इसकी संभावनाएं जो थी, नहीं, इसका अगर हम ग्राफ से अगर बात करेंगे तो 1985 में आया हमारे इंडिया के अंदर, तो ये क्लासिक ऑटिज्म से आया। फिर 90s में 98 के पास थोड़ा थोड़ा बढ़ा, तो तब 1000 में 1 बच्चा 2 बच्चा आता था। 2010 के बाद से 1000 में 500 बच्चों को इन्फेक्शन इसका कोविड का शुरू हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग करियर ओरिएंटेड होने लगे और यहाँ से एकाकी परिवार का चलन शुरू हो चुका था भारत के अंदर। जैसे जैसे हम बढ़े उसके बाद 2017 में जब जियो का मोबाइल आया, उसके बाद से तो मतलब 50 में से 10 बच्चे ऑटिज्म में आ ही रहते, और अब 2020 के बाद तो हर घर के अंदर ऑटिस्टिक बच्चा है। तो हम इसका अगर ऑन एंड पेपर अगर हम ग्राफ की अगर बात करें तो 90 से 92% इसका अफेक्शन पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है ही है। बच्चों में बहुत बड़ी संख्या है, और सरकार भी इस पर अब ध्यान देना शुरू किया है। अब तो टीनेज को भी हो रहा है, टीनेज को भी हो रहा है। और मुझे तो विश्वास भी है, भरोसा भी है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनके बच्चों के अंदर वो जो आपने कारण बताया वो है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि मेरे बच्चे के अंदर ये कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक विकार है। तो ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में भारत में बड़ी तेजी से आ रही है। अब लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। चलिए, तो मैंने देखा था आप एक पेशेंट, किसी छोटे बच्चे को, वो लगातार रोती ही रहती थी, हमको लगता है 2, 2.5, 3 साल की थी, और बाद में आपने ठीक किया उसका। हम लोगों ने कुछ क्या एक मनाया जाता है, क्या मनता है, फेयरवेल, तो वो जब ठीक हो गया बच्चा तो फेयरवेल। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? फेयरवेल मैं क्यों करती हूँ कि जैसे कोई माँ आती है, उसने फाइनली स्वीकार कर लिया, हम लोगों ने IQ असेसमेंट लगाया और बताया कि आपके बच्चे के अंदर ऑटिज्म, वर्बल बोल देना, अब तो प्रैक्टिस इतनी है तो पता है कि बच्चा ऑटिज्म में है, लेकिन वर्बल बोल देने से किसी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हम पूरी साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसको हम साइकोमेट्री असेसमेंट के थ्रू पूरी प्रॉपर रिपोर्ट के साथ बताते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ऑटिज्म है, किस लेवल पे है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर है। इसमें भी लेवल है? हाँ, लेवल्स होते हैं इसके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब तो 25 में इसके ग्राफ और ज्यादा इसके वो कर दिए गए हैं कि अगर 12 उसके पैरामीटर्स हैं, 12 पैरामीटर्स में से अगर 5 पे भी टिक लगा है तो आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। अभी तो ये पैरामीटर्स आ चुके गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के थ्रू। तो पहले ये चीजें थी, उसके पहले थे कि 70 आइटम्स मिलने के बाद ही आपके बच्चे को हम डायग्नोस कर सकते हैं कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। तो अब ये बच्चे जो होते हैं ना, जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इनके पेरेंट्स के, चलो ठीक है, नहीं मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है, घर के जो मेरे मदर इन लॉ है या मेरी मदर है बोल रही है, लेकिन वो नहीं, हम कब तक वेट करेंगे, मेरा बच्चा कब बोलेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है इन बच्चों के अंदर कि जो अदर मदर्स होती है, जो दूसरी मदर होती है, जिनके अंदर अभी रिकवरी थोड़ा स्लो होती है, तो हम जो रिकवर्ड मदर है उसको हम सामने लाकर दिखाते हैं, वो अपना फीडबैक देती है, एक तरीके का सेलिब्रेशन करते हैं। अच्छा। तो वो फीडबैक देती है कि मेरी ये जर्नी रही, कैसे मेरे बच्चे को किस स्टेज पर मैंने डायग्नोस किया, कैसे समझ में आया, और मैं कितने आउट ऑफ द वे गई अपने फैमिली में। बहुत संघर्ष करके एक मदर यूपी बिहार में ऑटिज्म पे रिकवरी लेके आ रही है, तो वो अपनी जर्नी बताती है कि किस तरह का संघर्षपूर्ण जीवन उसका रहा, कैसे वो आई यहाँ, और किस तरीके से वो रिकवरी, आज जिस रिकवरी पर वो है वो कैसे है, और फिर क्या क्या चीजें उसको करनी है। तो दूसरी मदर को भी बहुत सांत्वना मिलती है कि मतलब मेरा भी बच्चा ठीक हो सकता है। नहीं, तो ये हमारा मोटिव रहता है फेयरवेल करके और दूसरी मदर्स को मोटिवेट करने के लिए। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग भी देखते हैं कि अगर दूसरा कोई बच्चा ठीक हो रहा है तो मेरा भी बच्चा ठीक हो सकता है। अब मैं कुछ और जो साइकोलॉजिकल कुछ
प्रॉब्लम आजकल हम लोग देखते हैं लोगों को। एक मेरे मित्र हैं, उनको देखते आया हूँ कि रात में उठ के अपने खुद कहते हैं कि रात में 2 बार 3 बार नीचे आकर चेक करता हूँ कि ताला बंद है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं? देखिए कहते तो इसको ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, लेकिन इसके भी बहुत डायग्नोसिस होती है, बहुत इसका क्राइटेरिया है, क्लिनिकल पिक्चर है कि कितना मीटअप होता है। अभी तो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं रहते, कोई काम करने के समय हमारे दिमाग हमेशा या तो हम मोबाइल पे कोई काम कर रहे होते उस वक्त हमने ताला लगा दिया, तो वो चीज़ अटेंटिव नहीं रहे। नहीं, उनका कहना है कि रात में फिर ध्यान नहीं आता है कि अरे हम ताला लगाए हैं कि नहीं। कई लोगों को देखा है कि ताला बंद करने के बाद 3-4 बार उसको खींचते हैं। हाँ कई हमारे मित्र देखते हैं कि बार बार गाड़ी का लॉक चेक करते रहते हैं कि लॉक हुआ है कि नहीं, क्योंकि आजकल तो वो डिजिटल लॉकिंग है जी इसको क्या कहते हैं? सर, ये इसको हम लोग कहेंगे कि थोड़ा सा इसमें अटेंशन की कमी है। हालांकि आपने जो सवाल पूछा था वो ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर से था। इसका मैं एक छोटा सा केस रीडिंग बता देती। जब मैंने इंटर्नशिप में कर रही थी तो वहाँ पे एक पंजाबी लड़का था और उसका जो एम्बिशन था, बहुत कम एज में उसकी शादी होनी थी। पंजाबीज की शादी बहुत कम एज में हो जाती है, तो बच्चा पंजाब का ही था और उसकी शादी बहुत कम एज में फिक्स हो गई थी और लड़की थी, तो वो बोला कि नहीं, मुझे इंडियन लड़की से शादी नहीं करनी है। और उसके लाइफस्टाइल वो बहुत हाई एम करके रखा हुआ था और फैमिली थी भी उस तरीके की, तो वो कनाडा चला गया था। और कनाडा जा करके उसने 6 महीने का टाइम लिया कि मैं 6 महीने में कोई लड़की सेलेक्ट करके मैं ले आऊंगा और मैं मुझे उसी से शादी करनी है, मैं नहीं करूंगा इंडियन लड़की से। तो उसके मदर फादर ने भी बोला कि ठीक है, तुम करो, अपना 6 महीना देख लो। तो 6 महीने में कोई लड़की उसको समझ में नहीं आई, फिर वो और टाइम मांगने लगा और उनको ये था कि जितना टाइम गुजरेगा हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और इकलौता लड़का था, उन्होंने एक लड़की से उसकी शादी तय कर दी। हालांकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसको वो लड़की एक्सेप्ट नहीं हुई। रीज़न क्या था उसका? ऐसे बाल कटा हुआ था और उसको जब ये देखा, इसको इतना तेज शॉक लगा कि उसके बाद उसके अंदर हो गया कि वो कभी भी रूम के अंदर आने के बाद 8 बार डोर को लॉक करता था, खोलता था, लॉक करता था। अगर वो खुद नहीं उठ के कर पा रहा है तो अपनी मदर को ही बोलता था, मदर पे डिपेंडेंट वाइफ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट चला 6 महीने का सीआईपी के अंदर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट साइकेट्रिक आके रांची में उसका ट्रीटमेंट चला। फिर वाइफ के साथ उसको मिंगल कराया गया, स्पोर्ट्स खिलाया गया, सब कुछ करा करके एडजस्ट कराया गया। सामने के उसके बाल को लंबा किया गया। हम लोगों ने पूरा गाइडेंस दिया कि अगर आपके हस्बैंड को नहीं पसंद है तो थोड़ा उसका मेकओवर कराया गया। मेकओवर करा करके थोड़ा सा उसको स्टाइलिश लुक देके, क्योंकि पंजाबियों का जनरली जो गेटअप होता है, एक तो पतले होते हैं, सुंदर होते हैं, बाल लंबे होते हैं, तो उसको लंबे बाल नहीं चाहिए थे और वो उसके धर्म के खिलाफ था। वो कैसे कट कराएंगे? तो उसको हम लोगों ने बोला कि थोड़ा आप मेकओवर कराइए, थोड़ा स्टाइलिश करके। तो उसको वही जीन्स वीन्स पहना करके मिंगल कराया गया। तो एक टाइम के बाद धीरे 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 उसका वो ऑब्सेशन तो कम हुआ, लेकिन उसको उसके थ्रू आया, तो वो दूसरी चीज होती है। फिर एक और केस आया था, एक लड़का था, वो सुनार की दुकान पर काम कर रहा था। सुनार की दुकान पर काम करने के समय एक उसके गले से पैसा चोरी हो गया। सुनार को उसको डाउट हुआ कि इसने ही शायद चोरी किया, इसको डांट के भगा दिया। सडन इसके दिमाग पर इतना तेज शौक आया, ये घर पर आया। उसके बाद से इसकी रेपुटेशन क्या हुई कि ये 4 बार नहाना शुरू किया। जब तक ये 4 बार नहीं नहाता था, एक नंबर काउंट आता है जब ऑब्सेशन की हम बात करते हैं, तो नंबर काउंट की आप घंटी भी बजा रहे हैं, एक बार बजा करके आपको नहीं शांति मिलेगी, आपका एक काउंट बन जाएगा 5 बार, 4 बार, 12 बार। तो वो 12 बार जब तक आप उसको नहीं बजा देंगे तब तक वो छोड़ के हट नहीं सकते, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन हाँ, नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और हटेंगे तो ऐसा तो कई लोग हैं, मेरे ही एक संबंधी हैं। अब वो कहीं बाहर से आते हैं तो उनकी पत्नी जब तक वो नहाते नहीं हैं घर के अंदर नहीं आने देती है। और वो भी अगर कहीं किसी अस्पताल और कहीं जा रही हैं तो वो जब तक आगे पूरा कपड़ा बाहर बदल के पहले बाथरूम में जाती हैं, उसके बाद ही वो रूम में जाती हैं। या कई लोगों को देखा है हमने कि आप वहाँ आप उठ के जाइएगा तो आपका फिर वो चादर बदल देंगे या चेयर पोछेंगे। तो क्या ये भी कोई मानसिक रोग ये है? मैनिक डिप्रेसिव होते हैं। ये इनके अंदर दिमाग में रहता है कि सारी गंदगी हमारे घर के अंदर आ गई और बीमारी फैला देगी, तो ये मैनिक डिप्रेसिव होते हैं। लेकिन जब हम बात एक टाइप ऑफ डिप्रेशन, हाँ, डिप्रेसिव है वो, और डिप्रेशन के सिम्टम्स काफी टाइम से सप्रेस होने के बाद ही वो आता है। लेकिन हम जब भी बात करेंगे ओसीडी की तो उसमें नंबर्स आते हैं। अच्छा अच्छा, अगर 3 बार ताला चेक कर रहे बिना 3 बार के हिला नहीं, तो वो उसमें एक रिपीटेशन आएगा और एक नंबर आएगा, नंबर के साथ ही रिपीटेशन, तब हम उसको ओसीडी कंसिडर करेंगे। अच्छा अच्छा। कई लोगों को देखा है मैंने, वैसे महिलाएं जो इस रोग से ग्रसित हैं उनको देखा है कि वो साड़ी ऊंचा जरूर पहनती है, कम से कम, हाँ, नीचे से 1 बीता ऊंचा साड़ी। तो मुझे लगता नहीं कि सब
इतना अच्छा ड्रेस, तो बाद में पता लगा कि इनको लगता है कि नीचे लग जाएगा। गंदा ना आ जाए। तो इन सब का कैसे, इन सब का भी इलाज किया जा सकता हाँ, है? इसको इनका वो उसमें कुछ ना कुछ उनका होता है, अपने फैमिली के अंदर ही कोई बिहेवियर किसी का रहा हो, बहुत इरिटेट कर रहा हो। जैसे एक महिला थी एक बार, तो उसको जो है ना, उसकी एक ऐसे आदमी से शादी हो गई जिसको वो पसंद नहीं करती थी। अच्छा अच्छा। और उसको उसका टेबल, उसको इतना था कि टेबल हमेशा मैनेज होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर गिरना नहीं चाहिए। तो इतना ऑब्सेशन था कि हस्बैंड को वो एकदम बर्दाश्त ही नहीं करती थी, और हस्बैंड खाता था तो कुछ ना कुछ गिरा लेगा अपने ऊपर। तो उसका केस लिया गया, तो पता चला कि वो उसको पसंद नहीं करती थी। तो कई बार ऐसी होती है कि कुछ ऐसा पर्सन हमारे लाइफ में होता है कि जो हम चाहते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट, कई बार इरिटेट करने के लिए या कुछ भी, तो वो चीजें दिमाग में बार बार हिट करते करते जाके कहीं ना कहीं वो एक बीमारी का रूप ले लेती हैं। उसका भी अगर हम लोग उपाय करें, तो किसी पर्सन को पसंद नहीं कर इस रहे हैं, बीमारी का तो मैंने देखा है कि जो ये रूप ले लेते तो पूरे फैमिली के लोग परेशान हो जाते इतने परेशान रहते हैं। मैं बताता हूँ, एक मेरे मित्र हैं बंगाल में, वहाँ आईपीएस थे, आईपीएस थे, बड़े पद से रिटायर किए हैं। देवघर में उनका परिवार रहता है। हम लोग बचपन में साथ रहते थे, तो उनकी माँ से मैं देवघर गया तो मिलने गया, तो माँ उनकी मेरी बहुत मुझे मानती थी। तो उन्होंने बताया, हमने पूछा कि उनके छोटे भाई की का, तो बोले कि देखो ना, इसका, मेरे उनके छोटे बेटा का जो पत्नी थी, वो पंखा को भी पोंछती थी पानी से। तो कहीं से आई, कोई उस घर रूम में से गया तो पंखा पोंछ रही थी, स्टूल पे चढ़ के, टेबल रख के, स्टूल रख के उसको पोंछ रही थी। तब तक उस पर उसको करंट मारा और गिर गई और उसका डेथ हो गया। तो उन्होंने कहा, आंटी ने कहा कि मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि उसके इस बीमारी से इतने वो लोग परेशान थे, और जनरल वे में तो इसका ट्रीटमेंट कहीं है ही नहीं। नहीं नहीं, तो ट्रीटमेंट है, इसका है। ट्रीटमेंट होता है, इसकी सीबीटी होती है। और बात यह है कि ट्रीटमेंट सारी अवेलेबल रहे और आप पहुंचे ही ना एक्सपर्ट तक, हाँ, आप ये एक्सपर्ट ही पे पास ना पहुंचे और आप बोले अरे ये तो सबको होता है, ये तो सबको होता है, हर घर में होता है, मुझे भी था, उनको भी था। अधिकतर आप देखेंगे हमारे समाज की महिलाएं कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को इतना नजरअंदाज करती हैं, नजरअंदाज करते या हैं। घर के पुरुष ही हैं, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, तुम्ही कोई बीमारी हुई है, हमको तो इतना इतना हो जाता है। तो हाँ, इस तरह का जो एक सोशल स्टिग्मा है, तो वो स्टिग्मा कई बार आदमी हेल्प की कोशिश करता और नहीं पहुंच पाता है। हमारी गोरखपुर के अंदर एक मोमेंटम कोचिंग है, उसके अंदर एक बच्ची ने नवंबर मंथ में सुसाइड कर लिया। वो बच्ची एक्सपर्ट ढूंढ रही थी, काउंसलर की हेल्प लेना चाह रही थी, लेकिन उसको जो उसके साथ की जो बच्चियां थी, जो उनकी सीनियर थी, तुम्हें क्या जरूरत है साइकोलॉजिस्ट के, लाओ मैं तुमसे बात कर लूं। तो आप खुद एक नीट एस्पिरेंट हो, तो आपके अंदर खुद वो डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन किस है तरह अंदर। का आप उसको काउंसलिंग दे सकते हो। तो वो बच्ची खोज रही थी, नहीं मिला, और बहुत दुर्भाग्य से वो बच्ची नहीं मरी गई। वो 2 दिन के बाद वो मरी गई वो। तो अगर इस तरह की मदद के लिए अगर कोई चाहता भी है तो लोग पहुंचाते नहीं है। अब कई बार लोग कोशिश करते हैं कि अरे ठीक है यार, ऐसा होता है, ये सब कुछ होता है, तो सदियों से चला आ रहा है, तो एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीजें, रूढ़िवादिता को ही एक्सेप्ट कर लिया नहीं, अभी तो काउंसलर की कमी भी है। बहुत ज्यादा। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि अभी भारत में 60 से 70 लाख काउंसलर पर की ईयर की जरूरत पर ईयर की जरूरत है, पर हर ईयर। वर्ष। जिस तेजी से ये बीमारियां बढ़ रही हैं, ये रोग बढ़ रहे हैं, और लोगों को धीरे धीरे इसका पता चल रहा है। हम मत अभिमत से भी हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बहुत से विषयों पर बात होती है, लेकिन हमारे जो इसके पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये सोच है कि ये छोटी छोटी बीमारियां, बहुत से लोग इसको मानते नहीं कि ये बीमारियां हैं। जी बिल्कुल। तो इसको भी लोगों को बताएं और एक आशा भी दिलाएं कि काउंसलर आपके जैसे लोग हैं जो इस बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। और मैं बधाई देता हूं, आपने गोरखपुर में बहुत बड़ा एक सेंटर जिसमें कुछ मशीन भी लगाया है। मैं चाहूंगा कि अंत में उस मशीन के बारे में कि उससे कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग जानते थे कि ये थेरेपी से जो है सो आप मेंटली उसको थोड़ा सा काउंसलिंग करके और इससे ठीक करते थे, लेकिन मैंने देखा आपका कि कुछ मशीन लगाया जो अभी इधर पूर्वोत्तर, उत्तर में बिहार और उसमें कहीं वो मशीन नहीं है। तो उस मशीन से क्या लोगों को लाभ मिल सकता है? जी, हम उसको लोगों ने 2 मशीनें इंस्टॉल की हैं, एमबीटी उसको कहते हैं, और जीएसआर बायोफीडबैक। एमबीटी होती है मल्टी बिहेवियर थेरेपी, इसके अंदर नशा मुक्ति का अच्छा, नशा नशा मुक्ति मुक्ति का का, समाधान हाँ, ये भी होता है। बहुत बड़ी समस्या क्योंकि है। हम लोगों ने देखा कि साइकोथेरेपी जब कोर्स लॉन्च हुआ 2010-12 में, तो उसमें हम लोगों ने फोकस यही किया था कि बिना दवा से ट्रीटमेंट करेंगे।
टॉक थेरेपी को हमारे यूपी बिहार के लोग बहुत ज्यादा वैलिड नहीं मानते और उसको तरजीह नहीं अप्रोच देते। नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ तो और धीरे धीरे हर एक चीज चेंज होती है, तो इसको बहुत थोड़ा टेक्निकली वाइज बनाने के लिए मशीनें बनाई गई। तो मल्टी बिहेवियर थेरेपी जो हम लोगों ने लगाया वो बहुत एडवांस थेरेपी है, और इसके अंदर ऑटिज्म कवर होता है, नशा मुक्ति कवर होती है। नशा मुक्ति पे हम लोगों ने अभी तक 2 बच्चों के ऊपर हम लोगों ने ट्राई किया है, जो कि एक बच्चे ने ड्रग्स लेता था और एक बच्चा बहुत ज्यादा एल्प्राजोलम का इस्तेमाल करता था। तो उन बच्चों पे बहुत हद तक कंट्रोल पाया गया और अब वो बच्चे उस जगह पे इन्वॉल्व नहीं है। 2 मंथ्स के अंदर हमने अच्छा एनवायरनमेंट देखा और उनको उनके कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही हम लोगों ने सॉल्यूशन दिया है विदाउट मेडिसिन। और मशीन से फिर स्लीप का है, आपका नींद बहुत ज्यादा लोग दवा लेकर के सोते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, ऑटिज्म हो गया, मैनिक डिप्रेसिव हो गया, स्पीच, कई बार लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं अंदर से, तो उनकी स्पीच हकलाना तोतलाना भी होता है, इस तरह की होती है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एडल्ट कंटेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी चीजों को भी रिकवर किया जाता है। तो जीएसआर बायो फीडबैक है कि उसको स्किन से स्पर्श करा करके चिप्स लगी रहती हैं और उनको लंबे लंबे समय के जो क्रॉनिक लेवल ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी है, कब्ज, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने से भी लोगों को कब्ज हो कब्ज हो जाता है, जाता है, बहुत दवाएं खाने के बाद भी, बहुत तरह की भूसी भी खाते हैं तब भी ठीक नहीं होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको अंदर किस तरह का भय है, क्या उनकी केस रीडिंग, उनको रात में बहुत बड़ी एज होने पर भी बेड वेटिंग हो जाती है, बेड पे बेड गीला हो जाता है उनका। तो वो सब चीजों के ऊपर भी हमारे यहाँ मशीन से अब रिकवरी आ रही है और बहुत ज्यादा लेवल पे हम लोगों ने रिकवर, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया को भी 80% तक की रिकवरी ये मशीन दे रहे हैं, जो कि मेडिसिन से उतनी भी पॉसिबल नहीं थी, वो जस्ट मैनेज होती थी। और 80% की अगर रिकवरी हम लोग दे पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के अंदर इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा विस्तृत स्तर पे इसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है कि हम लोग मशीन के सहारे दवाइयों को बंद करके इसके ऊपर लोगों हम लोग को ठीक रिकवरी करें। दे रहे हैं। तो मित्रों, देखा आपने कैसे मशीनों से भी लोगों का इलाज किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ भी महीने में कुछ दिन आप यहाँ भी प्रैक्टिस करती हैं। जी, हर महीने के दूसरे और चौथे हफ्ते में मैं मोतिहारी के अंदर प्रैक्टिस करती अच्छा, हूँ। दूसरे और चौथे हफ्ते में आप मोतिहारी में रहती हैं जी, और पहले और तीसरे हफ्ते में गोरखपुर गोरखपुर में। रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी मोतिहारी में भी इस तरह की जो आपने मशीनें लगाई हैं, इस तरह का क्लिनिक एस्टेब्लिश करें और आपके द्वारा जो लोगों को जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जो लाभ मिल रहा है, उसके लिए हम सब कोई आपके आभारी हैं। और आपने आज हमारे इस चैनल पर आके बहुत सी बीमारियों का जो खुलासा किया, जिसको अभी हम लोग भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, गार्जियंस नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपके इस योगदान के लिए, सामाजिक योगदान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।